गुड मॉर्निंग बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने लास्ट क्लास कर ली होगी और हम आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पिछली बार पता चल गया होगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पीछे हमने बता दिया था। और बेसिकली ठोस, द्रव, गैस। और ठोस ठोस क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो उसके जो कण होते हैं वो देखिए इस फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। द्रव में थोड़ा सा उनके बीच में डिस्टेंस होता है, रिक्त स्थान होता है। गैस के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है जो पार्टिकल्स, जो कण होते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ ठोस है तो क्यों ठोस है आपको पता लग गया था, द्रव है तो क्यों द्रव है, और द्रव मतलब लिक्विड, और गैस है तो क्यों गैस है। ठीक है बेटा। और आगे हम देखते हैं कि क्या हम इन तीनों को, पोजीशनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। क्या हम गैस को द्रव में, द्रव को गैस में, द्रव को ठोस में क्या बदल सकते हैं। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों, कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं किसकी आंसर है बेटा। हाँ, देखिए, हम अगर पानी की बात करें, पानी की बात करें, पानी को हम बर्फ़ में बदल सकते हैं फ्रिज की हेल्प से। ठीक है, और बर्फ़ को फिर पानी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम कहें बर्फ़ को, ठोस को, पानी मतलब लिक्विड, और पानी से फिर गैस। ठीक है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। और एसएसटी के अंदर सबको पता है कि जो बारिश होती है वो कैसे होती है, कि जो समुद्रों का पानी है वो भाप बन के ऊपर जाता है, फिर बादल बनते हैं, और फिर खुद ही वापस पानी ज़मीन पे आता है। फिर यही पानी जाता है नदियों के द्वारा समुद्र में, और ये चक्र चलता रहता है। ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, पता करते हैं कि ठोस जैसे बर्फ़, द्रव जैसे जल, गैस जैसे जल वाष्प, ये तीनों चीज़ें हैं। ठोस जैसे बर्फ़, द्रव जैसे जल, गैस जैसे जल वाष्प। अब हम इनको आपस में बदल सकते हैं, नहीं सकते हैं। तो इसके अंदर जो एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है बेटा, क्रियाकलाप, उसके अंदर क्या दिया हुआ है देखिए आप ध्यान से। इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में, पूरी डिटेल में बस बेसिक बता देता हूँ जो इसके अंदर दिया हुआ है। कि एक बर्नर है, एक बीकर है, बीकर में कुछ बर्फ़ के टुकड़े आप देख रहे हो, और एक थर्मामीटर है, और ये कांच की छड़ है, मतलब घुमाने के लिए इसकी जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और थर्मामीटर है। तो बच्चों आप देखोगे कि जब तक बर्फ़, आप इसके नीचे आपने बर्नर को जला दिया, आप देखोगे बर्नर धीरे धीरे जलेगा। और जो ये बीकर है, जो ये वाला बीकर है बेटा, ये जो बीकर है ये गर्म होगा, और धीरे धीरे जो बर्फ़ है वो पानी में बदलेगी। लेकिन आप क्या देखोगे, जो थर्मामीटर है, ठीक है, थर्मामीटर को कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल, जो क्लासरूम के अंदर थर्मामीटर जैसा कि डॉक्टर चेक करते हैं। और फिर भी अगर किसी को चेक करना है तो गूगल पर मतलब टाइप कर दीजिए हाउ टू चेक टेम्परेचर इन थर्मामीटर। आई रिपीट, हाउ टू चेक टेम्परेचर इन थर्मामीटर, हाउ टू चेक टेम्परेचर इन थर्मामीटर। तुम लिख लोगे, मुझे पता हो, ठीक आ जाएगा। तो इसमें आप क्या देखते हो कि जब तक बर्फ़ पूरी तरह पानी में ना बदल जाए, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब जितना था उतना ही रहता है, तो फिर आप लोग सोचोगे कि जब हम उसमें आग दे रहे हैं या उसको हम जला रहे हैं तो जो हीट है वो कहाँ जा रही है, जबकि टेम्परेचर तो सेम ही रह रहा है। तो हम तो जला आग तो दे रहे हैं ना, तो फिर उसकी जो ऊष्मा है, उसका जो गर्माहट है वो जा कहाँ रही है। तो उसका आंसर ये है कि जो गर्माहट है, वो जो ऊष्मा जा रही है वो किस में काम कर रही है, बर्फ़ को पिघलाने के लिए। और टेम्परेचर इसका बर्फ़ का जब तक कि चेंज नहीं होगा, जब तक कि पूरी बर्फ़ पानी में नहीं कन्वर्ट हो जाए या पूरी पानी में ना बदल जाए। तो कुल मिला के ये चीज़ है जो इस प्रैक्टिकल में बताया गया है। मैं इसको भी पढ़ दूंगा एक करके, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद जब पानी बन जाएगा, अब इसमें देखिए आप, दूसरा, पानी जब बन जाएगा पूरा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पानी बन जाएगी पूरी बर्फ़ तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। बर्फ़ का टेम्परेचर बर्फ़ का अलग होता है, मतलब ठंडी होती है, पानी का अलग होता है। और जब आप उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे बॉईल होना शुरू हो जाएगा पानी, तो ऑब्वियस सी बात है पानी गर्म हो जाएगा। गर्म पानी का टेम्परेचर अलग हो जाता है। फिर धीरे 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 देखोगे कि पानी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और पानी पूरा भाप बन के उड़ जाएगा। आपने घर में भी देखा होगा, कई बार क्या होता है कि हम चाय वगैरह बनाते हैं और हम भूल जाते हैं, मम्मी भूल जाती है इसके
आपके जो गैस चूल्हा उस पर रख कर भूल जाते हैं, पानी को भूल जाते हैं, या कोई भी लिक्विड चीज़, दूध को भूल जाते हैं, धीरे 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 क्या होता है कि वो भगोना जो होता है बर्तन वो खाली हो जाता है। पानी के मामले में पानी पूरा उड़ जाता है। दूध के मामले में क्या होता है कि जनरली कुछ दूध बाहर निकल जाता है, कुछ पूरा का पूरा हम कहते हैं दूध जो है जल गया। और ये कुछ अलग अलग जो लिक्विड होते हैं उनमें अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि जब दूध कहाँ जाता है या फिर पानी कहाँ जाता है, वो जल जो है वो वाष्प बन जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि अगर कहीं ऊपर अगर आपके जहाँ चूल्हा है ऊपर अगर कुछ चीज़ है तो आप देखोगे वहाँ पर वेपर्स लग जाते हैं, भाप की छींटें लग जाती हैं, वो गीला गीला हो जाता है। तो आपको पता ही ये चीज़ें तो, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, आगे हम और क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो बेसिकली हमारा मेन टारगेट यही है कि हम इन चीज़ों के बारे में समझें। तो हम शुरू करते हैं, है ना। जो मैंने बता दिया वो बस आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ बेटा, ये करके लाएं, ठीक है। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लें, मतलब कोई बीकर है उसमें कुछ भी बर्फ़ का टुकड़ा ले लें, उसमें थोड़ी धीमी आंच में उसको गर्म कर दें, बर्फ़ पिघलने लगे तो उसका टेम्परेचर नोट करें, ये सब। और उसके बाद जो आपने जो लोहे की छड़ है उससे घुमाते रहें, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी चीज़ें नोट करें। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बेटा बताया कि देखिए बहुत पढ़ने वाली चीज़ ये है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, बेटा ठोस क्या है, जो बर्फ़ है उसके तापमान मतलब उसके टेम्परेचर को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। देखो बेटा हमने पहले पढ़ा था कि जो बर्फ़ होती है उसके बीच में जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए वो ठोस है। लेकिन जैसे हम गर्म करते हैं तो उसके जो कण होते हैं उसके बीच में जो ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जो गति करती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी गति करने लग जाते हैं, इसलिए वो क्या बन जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लग जाते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच की आकर्षण बल को पार कर देती है। जो हम उनमें ऊष्मा दे रहे हैं वो क्या करती है, उनके बीच में जो आकर्षण कण है जो एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है वो थोड़ा सा उनको अलग अलग कर देती है, ठीक है। और जो उनके आकर्षण बल है उनको पार कर देती है, मतलब अब उनको अलग अलग होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो ऊष्मा ने उनके कणों को पार कर दिया, मतलब उनके बीच में से घुस गई है। अब थोड़ा अलग अलग उनके बीच में डिस्टेंस हो गया, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, अब वो थोड़ा अलग हो जाएंगे, देखा स्वतंत्र से स्वतंत्र होकर गति करने लगेंगे, वो तो लिक्विड बन जाएंगे, ठीक है। अब न्यूनतम तापमान जब कोई ठोस पिघल कर या बदल कर, दोनों ही बात होते हैं, जब कोई ठोस बदल कर या पिघल कर बेटा द्रव बन जाता है उसे बोलते हैं गलनांक, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, गलनांक। गलनांक के क्या, कोई ऐसे याद करने की ट्रिक भी नहीं है, गलना मतलब गलनांक, कोई भी चीज़ अगर किसी टेम्परेचर पर गल जाती है उसे गलनांक बोलते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, और इन्होंने क्या लिखा है कि किसी ठोस का गलनांक, बेटा ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, ये वाली, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बेटा किसी का गलनांक कुछ है, किसी का गलनांक कुछ है, आप समझिए। आपको पता है बेटा लोहे को भी गला देते हैं, कांच को भी गला देते हैं, पता है ना आपको, पता है आपको, स्टील को भी गला देते हैं। तो क्या बर्फ़ को गलाने में भी उतना टेम्परेचर लगता है जितना लोहे को गलने में टेम्परेचर लगता है? आपका आंसर है नहीं, क्योंकि जो आकर्षण बल है बर्फ़ के बीच के कणों का वो अलग है, बर्फ़ के बीच जो जो लोहे के बीच में जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनका अलग है। तो इन्होंने ये बोला है गलना क्या दिखाता है कि उनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं, कण, उनके बीच में एक दूसरे के संग कैसे मजबूती के साथ वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, वही बताता है गलनांक। और हर किसी का गलनांक बेटा अलग अलग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसने बहुत बढ़िया चीज़ बताई है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है, एक मिनट, वो है बर्फ़ का गलनांक कितना बताया है उन्होंने, 273.15 केल्विन। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि केल्विन एक नया वर्ड आ गया, आपने सुना होगा, हम तो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया 0.C, मतलब कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो कितने केल्विन होता है, ये देखो इन्होंने बोला 273.15 केल्विन, ये लिखा हुआ। मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितना केल्विन हो गया, उसमें आप जो भी डिग्री होगा, जो भी डिग्री होगा सेंटीग्रेड होगा, उसको अगर आपने केल्विन में बदलना है बेटा तो उसमें आप जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे 273.15 जो यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप केल्विन से टेम्परेचर में जाते हो तो आपको माइनस करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने मैथ की इक्वेशन की तरह इसको देख लीजिए। अगर आप इधर से इधर जाते हैं बेटा
तो प्लस कर देना है, इधर से इधर जाते हैं बेटा तो माइनस कर देना है। ठीक है, अगर मान के चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो ये कितना केल्विन हो गया, 10 में आप क्या जोड़ दोगे, 273.15। ठीक है, बस इन्होंने यही बताया। इन्होंने बताया, देखो आप समझ भी लो, तापमान के माप में केल्विन से सेल्सियस के लिए दिए हुए तापमान में से इतना घटाना चाहिए, मतलब केल्विन से इसमें जाओगे तो घटाना चाहिए, और जब इसमें इधर जाओगे तो बेटा जोड़ना चाहिए। इन्होंने बताया इतना जोड़ना चाहिए। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, PDF है आपके पास, इसके बाद किताब है उसमें हो जाएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया, इन्होंने भी ये बताया कि जब किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है, मतलब जब बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन बर्फ़ में आप एक जो हीट है वो दे रहे हो, लेकिन वो जा कहाँ रही है, तो मैंने आपको बताया वो क्या करती है, वो पार्टिकल्स में, उनकी जो पार्टिकल्स है, इसके पार्टिकल्स को, उसमें पार्टिकल्स को जो उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको बढ़ा देती है, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे ठोस अवस्था, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, द्रव अवस्था से गैस अवस्था। ये सब मैंने आपको बता दिया है कि ठोस अवस्था से ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, द्रव अवस्था में चेंज होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा ये है, उसमें बताया मैंने कि बेटा वो आपको पहले बता दिया, खुद पढ़ लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, कि वो खुद जो ऊष्मा होती है उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो जो अवशोषित कर लेता है वही ऊष्मा जो जाती है। तो शुरू में क्या होता है कि जब हम सीधा सीधा उसमें मतलब कि हम हीट देते हैं तो क्या होता है कि शुरू में तो बर्फ़ पिघलती है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो जो वो ऊष्मा होती है उसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, उसका ही काम होता है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पिघलाती है। अब एक इन्होंने बताया कि जल का जो तापमान है, उन्होंने बताया कि कितने पे जो जल है कितने डिग्री पे उबलता है, 100 डिग्री पे। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको जोड़ लेंगे, 273.15 है, लेकिन अप्रॉक्स लेते हैं। ठीक है बेटा, आगे। और एक वर्ड है क्वथनांक। क्वथनांक होता है बेटा गलने वाला पॉइंट, गलने वाला कह रहा हूँ, उबलने वाला पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर कोई भी लिक्विड उबलने लग जाता है। पानी कितने डिग्री पे उबलता है, 100 डिग्री पे। ठीक है, डिग्री पे। अगर कोई पूछे कितने केल्विन पे, तो मैंने बताया जोड़ लो, तो उसमें आपने क्या किया, जोड़ लिया। आप देखिए तो केल्विन बन गया। टेम्परेचर से अगर आपको डिग्री से, सेंटीग्रेड से अगर आपको केल्विन बनाना है तो जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पहले पढ़ लिया है। बाकी अब इन्होंने एक चीज़ और देखिए, क्रियाकलाप किया है इन्होंने, देखिए इसको देखते हैं हम। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। गर्म होने पर ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं। अब पॉइंट ये है बेटा कि अभी हमने क्या देखा कि पहले लिक्विड मतलब कि द्रव, द्रव क्या होता है, गैस में बनता है, मतलब वाष्प बन जाता है। या ठोस, तो ठोस होता है, पहले द्रव बनता है, फिर द्रव से गैस बनता है। लेकिन क्या ऐसा है कि कोई चीज़ सीधा ही गैस बन जाए, मतलब कि कोई अगर सॉलिड है, मतलब कि ठोस है, ठोस है, वो द्रव ना बन के सीधा गैस ही बन जाए, क्या ऐसा है? तो इसके लिए बेटा ये प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ बेटा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि थोड़ा सा कपूर, मतलब आप देखिए थोड़ा सा कह रहे हैं, थोड़ा सा कपूर लीजिए, थोड़ा सा कपूर लेकर अमोनियम क्लोराइड लें। ठीक है बेटा, जो कपूर को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने बताया कि एक डिश लें, जो एक परखने मतलब वैसी होती है जैसे कि हमारा कीपा होता है, उसको उल्टा रख दें, ऊपर रुई लगा दें। ठीक है, और इसमें इसको जो एक मतलब इसे चीनी मिट्टी की प्याली में आप उसको रखिए, किसको, कपूर को ऊपर ढक दीजिए जिस पोजीशन में इन्होंने बोला है। और उसके बाद आप क्या कीजिए, उसको बर्नर को हीट दे दीजिए, उसमें मतलब आप थोड़ा सा हीट कर दीजिए, उसको गर्म करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप पता है क्या देखेंगे वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, कह रहा द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था सीधा गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपादन कहते हैं। मतलब कि वो सीधा का सीधा क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, वो बन जाएगा सीधा गैस, और उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपादन।
ये आपने समझना है। ऊर्ध्वपादन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वपादन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव। बेटा एक बात समझिए कि हर किसी के बीच छोटे छोटे कण हैं, ये बात आप समझ रहे हैं। हाँ, अब हम क्या कहीं पर, पहले हमने पढ़ा कि हवा को हम क्या, हवा को, गैस को क्या हम कंडेंस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, क्या उनको बड़े रूप को छोटा कर सकते हैं, तो उसमें लिखा था हाँ। अब जो मैं कुछ जो बताने वाला हूँ, जो नया, जो अब नया जो टॉपिक, इसका जो कंसेप्ट है दाब परिवर्तन का प्रभाव, जो नया टॉपिक है, इसको पहले आप समझिए। ठीक है बेटा, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, जब तक ये आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेटा दाब परिवर्तन में प्रभाव। देखिए ये बात सच है कि जो दाब, देखिए अगर हम कोई भी गैस की बात करें तो गैस पे अगर हम दाब बनाए रखते हैं तो जब तक कि वो, उसको हम संपीड़न मतलब कंडेंस कर सकते हैं, मतलब उसको इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही दाब हटता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो भागते हैं हवा के या गैस के, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो एक दूसरे में जो आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तभी तो वो गैस है। जैसे एग्जांपल है, जैसे कि हम, आपने देखा होगा बच्चों, हम डिओड्रेंट वगैरह यूज़ करते हैं या फिर मूव वगैरह लगाते हैं, तो आप देखते हो जैसे ही हम उसको दबाते हैं तो एकदम हवा बाहर निकलती है, गैस बाहर निकलती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसी वजह से ही होता है। और आपने देखा होगा, स्कूलों में देखा होगा, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि जो आग बुझाने वाला जो एक देखा होगा आपने, सिलेंडर रखा हुआ होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है आपको पता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। तो जैसे उसको हम दबाते हैं, फिल्मों में देखा होगा, उसमें एकदम वाइट रंग का कुछ झाग से निकलते हैं, तो एकदम वो बहुत एकदम भागते हैं बाहर की तरह, एकदम बाहर की तरफ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उसको संपीड़न किया होता है, उसको कंडेंस किया होता है और बंद करके रखा होता है। जैसे उसको जगह मिलती है वो एकदम बाहर की तरफ भागते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर बेसिकली दी हुई है और हमें पढ़नी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों में विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। देखिए जो घटक कण होते हैं उनके बीच में जो कण होते हैं उनके बीच में जो अंतर होता है, ठीक है, पदार्थों में, उसी के कारण उनकी अवस्थाओं में अंतर होता है। भाई कोई पदार्थ, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस बताता है। तो कह रहा है किसी सिलेंडर में भारी गैस पर दाब लगाना एवं संपीड़न करने पर क्या होगा। भाई क्या करना होगा, मतलब जब उसको हम एकदम दबाएंगे तो उसके जो बीच के कण हैं उनकी दूरियां कम हो जाएंगी, तो जगह कम ले लेगा, और जैसे हम उसको हटाएंगे तो फिर वो अपनी जगह ले लेगा। इसका मतलब ये बेटा कि अगर हम 5 किलो गैस है किसी सिलेंडर में, तो एक सिलेंडर में हमने 5 किलो गैस भर ली, लेकिन हम अगर उसको रूम में छोड़ दें तो आप देखोगे पूरे रूम को वो कवर कर लेगा। जबकि एक, पहले तो 5 किलो छोड़ो, अगर हम 1 किलो सिलेंडर के अंदर भी 1 किलो गैस रखते हैं, लेकिन जैसे इसको खोल देंगे तो पूरे एरिया को कवर कर लेगा, पूरे रूम को कवर कर लेगा वो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्होंने यही बताया कि भाई अगर हम उसको एक संपीड़न कर लें, उसको कंप्रेस कर लें, उसको एकदम एक जगह एक तरीके से बंद कर लें उसको, ठीक है, तो जब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही खोलेंगे तो वो अपनी जगह ले लेगा। तो ऐसे ही इन्होंने बताया कि एक पिस्टन है, पिस्टन में हम जैसे कि जब तक हवा नॉर्मल तरीके से दबाव नहीं बनता तो कण उसके एक दूसरे के साथ अलग अलग है, लेकिन जैसे ही और अंदर पिस्टन आता है तो थोड़ा कम जगह बन जाती है। और बिल्कुल नीचे जब कर लेते हैं पिस्टन को तो उसमें बिल्कुल जो हवा है, गैस है, उसके कणों की जो दूरी है, डिस्टेंस है, बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, ये इन्होंने बताया है, और पिस्टन भी इसी पे बेटा काम करता है। और मैंने बता दिया CO2 के बारे में, जो हम CO2 वगैरह को हम उसको इकट्ठा करते हैं। और जो जब एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वायु, देखिए यहाँ पढ़ते हैं, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 में द्रव में परिवर्तित आए बिना गैस में परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर जो होता है वायुमंडल में, दाब अगर इतना होता है 1 एटमॉस्फेयर, तो फिर उस समय CO2 सीधा गैस बन जाती है बेटा। तो इसको अभी बाद में देखेंगे, इसको डिटेल में बाद में बताऊँगा इसको। ठीक है, तो अब इसके अंदर बस आप ये देखिएगा कि किस तरह उन्होंने बोला, द्रव से गैस, गैस से ठोस, ठोस से द्रव, ये इन्होंने बेसिकली हमको बताया है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, और अब आगे का जो जो एक छोटा सा रहता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो इसको आप कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और काम को जो रेगुलर करते रहिए कॉपी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से। कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि ये ऑनलाइन पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा वैसा है PDF में, तो कोई भी दिक्कत हो बच्चों तो प्लीज़ बिना झिझक होकर पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।